हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज एसआरसीसी। और आज है ये हमारा आखिरी पार्ट चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसके अंदर जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है उसका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो कंप्लीट करेंगे। एंड जो तुम्हें सबसे मुश्किल लगता है न्यूमेरिकल वाला पार्ट, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर मेरे पिछले पार्ट्स देखने हैं तो मैंने नीचे आपको सारी की सारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर देख सकते हो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से जाके नोट्स भी ले सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो हमारा थ्योरी का सिर्फ एक टॉपिक बचा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग, या मैं बोलूं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। हमारा एक टॉपिक बचा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स थी, ये दो टॉपिक्स थे। देखो, हमने सबसे पहले पढ़े थे 3 डिसीजंस हमारे। ठीक है, इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तो उन तीनों को क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग थे वो हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद मेरे पास एक टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल का और फिक्स्ड कैपिटल का, जिसमें से वर्किंग कैपिटल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमें करना है एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग अवर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, और फिक्स्ड कैपिटल के फैक्टर्स के बाद हमें करना है जो हमारा छोटा सा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है, वो कवर करना है। तो आज की क्लास के ये दो एजेंडा रहेंगे, जल्दी से इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स अफेक्टिंग अवर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो तुम यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास एक्रोनियम क्या है, कप स्टैंड। ठीक है, कप स्टैंड, ये मेरा यहाँ पे एक्रोनियम है कि ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। एक एक करके सी से पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले कोलैबोरेशन लेवल। बहुत सिंपल बात है, तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे साथ 4 और लोग भी आसपास बिजनेस कर रहे होंगे। अगर तुम सब लोग साथ मिलके फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करो तो तुम समहाउ कोलैबोरेट कर सकते हो और पर पर्सन तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो सकता है। जैसे आजकल कोचिंग इंडस्ट्री में भी ये चलता है। जैसे हमारा 11th-12th का है, बच्चे शाम को ट्यूशन लेते हैं। कई हो सकते हैं जो सीए के बच्चे हैं वो दिन में ट्यूशन लेते हैं। तो हम एक ही ट्यूशन सेंटर ले लें, वहां पे दिन में कोई एक कोचिंग वाले अपनी सीए की क्लासेस लें और शाम को हम वहां पे अपनी 11th-12th की क्लासेस लें। इससे क्या होगा, एक कोचिंग सेंटर का खर्चा बट जाएगा दो बिजनेस के बीच में, तो दोनों बिजनेस को फिक्स्ड कैपिटल कम लगानी पड़ेगी। सो कोलैबोरेशन लेवल, अगर तुम कोलैबोरेट कर सकते हो तो तुम्हारा फिक्स्ड कैपिटल जो है कम हो जाएगा। कोलैबोरेशन करोगे तो रिड्यूस हो जाएगा फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। अगर मुझे नई टेक्निक चाहिए, पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, अब डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो डिजिटल बोर्ड का खर्चा करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अगर टेक्निक अपग्रेड कर दी है तो भैया फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसा लगेगा, हायर फिक्स कैपिटल चाहिए अगर टेक्निक अपग्रेड करी है तो। प्रोस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, अगर मुझे दिख रहा है कि ये व्हाइट बोर्ड की जगह इस पे स्विच करना पड़ेगा अपने डिजिटल बोर्ड पे और इससे मुझे ग्रोथ मिलेगी। अगर मुझे दिख रहा है कि डिजिटल बोर्ड पे स्विच करूंगी तो मुझे ग्रोथ मिलेगी, तो मैं ग्रोथ की तरफ बढ़ूंगी। ग्रोथ की तरफ बढ़ूंगी तो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे दिख रहा है कि भैया ये इन्वेस्टमेंट करते रहो, ग्रोथ नहीं होने वाली है, इतना ही रहेगा, इससे आगे मार्केट ग्रो नहीं करेगी, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगी। तो अगर हायर ग्रोथ प्लान्स हैं तो हायर इन्वेस्टमेंट लगेगी, अगर ग्रोथ नहीं करनी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी। अगर मैं बहुत छोटे स्केल पे काम कर रही हूँ तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगी, अगर मैं बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हूँ तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। सिंपल बात है। ठीक है, छोटे स्केल पे काम कर रही हूँ तो कम इन्वेस्टमेंट लगेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी चॉइस। अब मेरी चॉइस है ना कि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊं या डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाऊं। तो अगर मैं पुरानी टेक्नोलॉजी में ही काम कर रही हूँ, पुरानी टेक्नोलॉजी से ही काम कर रही हूँ, बिजनेस कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर मुझे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी चाहिए, ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है मेरी, मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को जो है ज्यादा कैपिटल की जरूरत होगी। अगर मैं लेबर पे डिपेंडेंट हूं, तो अगर लेबर है मेरी तो उसके वजह से मुझे फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। अगर मैं बोल रही हूँ कि लेबर से ही सारा काम करवाऊंगी, मशीनों से काम नहीं कराऊंगी, तो फिर मुझे फिक्स कैपिटल नहीं चाहिए। पर अगर मैं कहती हूँ मुझे सारा काम मशीनों से ही करवाना है, तो मुझे फिक्स कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला आता है ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिस, क्या मेरे पास तरीका है समहाउ मैं लीज पे या रेंट पे कोई चीज ले सकती हूँ? बहुत ऑब्वियस बात है, अगर मेरी डिजिटल बोर्ड को रेंट पे ले पाऊं तो रेंट कितना होगा, साल का 10,000, 15-20,000। पर अगर एक ही बार में खरीदना पड़ेगा तो इसके लाखों में कॉस्ट आएगी। तो क्या मैं लीज पे या रेंट पे चीजें ले सकती हूँ? अगर लीज पे या रेंट पे ले सकती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा खर्चा कम होगा। अगर रेंट नहीं कर सकती, अगर खरीदना ही पड़ेगा, तो खर्चा ज्यादा होगा। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो वहां पे ज्यादा फिक्स्ड एसेट चाहिए। अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं है, अगर मेरा सर्विस बिजनेस है जो कि हमारा है, टीचिंग का है, तो उस केस में हमें उतना फिक्स कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, उस केस में कम फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है।
डाइवर्सिफिकेशन, अगर मैं किसी नए सेक्टर या नए बिजनेस में जाना चाहती हूँ, सिंपली बोला जाए अगर मेरे को और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहे हैं, मैं और चीजों में घुसना चाहती हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है जितना और चीजों में घुसोगे उतना ज्यादा पैसा चाहिए। अगर घर पे ही बैठे रहोगे, डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, नया कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करोगे, कोई नया प्रोडक्ट नई सर्विस नहीं बनाओगे, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं है घर बैठे बैठे। पर अगर घर से बाहर निकलोगे तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाला टॉपिक होता है हमारा खत्म। अब हम मूव करते हैं हमारा जो न्यूमेरिकल टॉपिक है उसके ऊपर। सो बेसिकली हमारा जो है, हमें यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर समझना है और उसके बाद हम ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पढ़ते हैं। इसको ही हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोल सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये सारे नाम हैं, हम एक एक करके हर चीज के बारे में समझते हैं। अभी तक क्या क्या पढ़ा? 3 डिसीजन पढ़े हैं, इन्वेस्टिंग, डिविडेंड और फाइनेंसिंग डिसीजन, और हमने पढ़ा वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। शुरू में सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब हमारा टॉपिक आता है कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि जो भी टोटल तुम्हारी कैपिटल बिजनेस में लगी हुई है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो भी पैसा ओनर लगा रहा है। ठीक है, कैपिटल के बिना बिजनेस शुरू नहीं हो सकता है। ये जो कैपिटल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है? क्या इसमें इक्विटी लगी हुई है या क्या इसमें डेट लगा हुआ है? कितना हिस्सा इस कैपिटल का बोरोड फंड्स है, कितना हिस्सा इस कैपिटल का इक्विटी है, ओनर्स फंड है। इक्विटी और डेट का डिफरेंस तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। ये मैंने तुम्हें बताया था, ये मैंने पूरा डिफरेंस तुम्हें समझाया था जब मैंने तुम्हें फाइनेंसिंग डिसीजन करवाया था। ठीक है, जब मैंने फाइनेंसिंग डिसीजन करवाया था तो इक्विटी और डेट का पूरा डिटेल मतलब समझाया था। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड वीडियो के पार्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो अगर नहीं आता। वैसे तो बहुत सिंपल है। इक्विटी जो है ओनर्स फंड होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। डेट का जो पैसा होता है वो उधारी का पैसा होता है जो वापस करना पड़ता है, जिसपे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इक्विटी का पैसा ना तो कभी रिटर्न करना पड़ता है और ना ही इस पे कोई इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिविडेंड देते हो पर उसकी भी मर्जी है, देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। ठीक है, अच्छा जी। अब कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे निकाला जाए? या तो डेट अपॉन इक्विटी कर सकते हो, इससे पता चल जाएगा कि टोटल 100% में से कितना परसेंट डेट है, कितना इक्विटी है। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो डेट अपॉन टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी? इक्विटी प्लस डेट। इससे पता चल जाएगा डेट कितना है टोटल कैपिटल में। अगर मेरी टोटल कैपिटल 100 है, ठीक है, उसमें से 40 है जो मेरा डेट है, तो मुझे पता चल रहा है 0.4, या मैं बोलूं 40% जो मेरी टोटल कैपिटल है वो डेट में है। तो मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पता करना होता है? बेसिकली या तो ये पता करना होता है कि डेट और इक्विटी की रेशो क्या है। अगर मेरा डेट है 40, इक्विटी है 60, तो मुझे सीधा समझ आ रहा है ना रेशो कितनी है? 4:6 की रेशो है। यही चीज मुझे यहां से समझ आ रही है कि डेट है 40, टोटल है 100, तो 40% डेट है, बचा 60% इक्विटी होगा। वही चीज मुझे यहां से समझ आ रही है। तो कोई भी फॉर्मूला लगा के आप समझ सकते हो कि डेट और इक्विटी में कितना स्प्लिट है टोटल कैपिटल में से। टोटल कैसे निकलेगा? इक्विटी प्लस डेट करके। अगर टोटल 100 है, 40 डेट है, तो इक्विटी 60 होगा। तो वो मुझे स्प्लिट बताना है इक्विटी और डेट के बीच का। उस स्प्लिट को, उस रेशो को, दैट रेशो बिटवीन डेट और इक्विटी, उसको बोला जा रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर। कि क्या मिक्सचर है डेट और इक्विटी का मेरी टोटल कैपिटल में। ठीक है जी, ठीक है जी। फाइनेंशियल रिस्क, अब कहते हैं कि रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट ऑफ डेट। कहते हैं भैया कि जो डेट है अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, उस रिस्क को हम यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क बोल रहे हैं। अगर तुम डेट ज्यादा रखोगे, अपने पास ज्यादा उधारी रखोगे, तो तुम्हारा रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। अगर ज्यादा उधारी पे सामान लेके रखोगे, पैसा लेके रखोगे, तो रिस्क भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि रीपेमेंट में डिफॉल्ट करने का रिस्क बढ़ता चला जाएगा ना। तो हायर द डेट, हायर विल बी द रिस्क, लोअर द डेट, लोअर विल बी द रिस्क। रिस्क क्यों होता है? 2 वजह से होता है। पहली रीजन होती है कि भैया इसका ना टाइम टू टाइम आपको जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। हर टाइम टू टाइम इसका आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करना होता है, जिसको आप मना नहीं कर सकते। दूसरा होता है कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ये आपको रीपे करना ही पड़ता है, चाहे वो 5 साल बाद करना हो या 10 साल बाद करना हो, पर रीपे करना पड़ता है पूरे का पूरा पैसा। इक्विटी में ऐसा नहीं होता। मैंने एक बार पैसा लगा दिया, जब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती तब तक पैसा रीपे नहीं किया जाएगा शेयर होल्डर्स को। तो इक्विटी के केस में कोई रिस्क ही नहीं है। कंपनी कहती है ना तो मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगी, ना तो मैं रीपे करूंगी। इक्विटी के केस में कंपनी को कोई रिस्क नहीं है। पर डेट के केस में कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है, कंपनी को रीपे भी करना है, तो कंपनी को भी बहुत रिस्क होता है डेट के केस में। अच्छा जी, तो डेट आपके लिए एक बर्डन है।
डेट आपके लिए एक बर्डन है क्योंकि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लीगल ऑब्लिगेशन है, आप मना नहीं कर सकते। अगर आपको लॉस हो रहा है तो भी इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। डिबेंचर्स आर टू रिडीम आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि रिटर्न करना पड़ेगा। रिडीम करना मतलब पूरे का पूरा पैसा रीपे करना पड़ेगा। अच्छा जी, फिर तो ये बहुत बड़ा बर्डन है, बहुत बड़ा रिस्क है कंपनी के लिए। फिर तो कंपनी को नहीं लेना चाहिए डेट, फिर तो कंपनी को उधार नहीं लेना चाहिए, लोन नहीं लेना चाहिए, डिबेंचर नहीं देने चाहिए। फिर भी कंपनीज उधार लेती हैं, फिर भी डेट उठाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि फिर भी कंपनी उधार पे पैसा ले रही है? ऐसा क्यों है? फिर हम डेट को रखते ही क्यों है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में? अगर डेट इतना बड़ा बर्डन है, इतना बड़ा रिस्क है, तो कंपनी डेट लेती ही क्यों है? कंपनी डेट लेती ही क्यों है? कंपनी डेट इसलिए लेती है क्योंकि ये सबसे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है और इससे कंट्रोल डाइल्यूशन नहीं होता है। चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। कैसे? देखो, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा होता है, वो इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक एक्सपेंस होता है। क्या सरकार आपसे जो टैक्स मांगेगी, क्या वो खर्चे पे टैक्स मांगेगी? नहीं तो सरकार टैक्स किस पे मांगेगी? प्रॉफिट पे मांगेगी। प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करके। अगर आपने इंटरेस्ट पेमेंट करी तो आपका एक्सपेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस का हिस्सा है तो एक्सपेंस ज्यादा होगा। अगर उधार लिया है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट देना पड़ेगा मतलब एक्सपेंस करना पड़ेगा। अगर एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम हो जाएगा। तो टैक्स बचता है डेट के केस में। उधार लेते हो तो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स बचा सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप किसी को उधार पे पैसा किसी से ले रहे हो, वो आके आपकी कंपनी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर मैंने किसी को शेयर कैपिटल दिया है, वो बंदा आएगा मेरी कंपनी में, बैठेगा, मेरे सिर पे तलवार रख देगा, भाई ऐसा ही करो, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, इक्विटी में पैसा लगाया है, मेरा वोटिंग राइट है, मेरा बोलने का राइट है, मेरा मैनेजमेंट में दखल अंदाजी करने का राइट है, मैं करूंगा, मैं करूंगा। लेकिन डेट के केस में ऐसा नहीं होता। तुमने उधार पे पैसा लिए, तुम बोलोगे अबे चुप बैठ, इंटरेस्ट चाहिए, इंटरेस्ट मिल जाएगा। आके दखल अंदाजी मत कर, मुझे मत सिखा मेरा बिजनेस कैसे करना है, मैं अपना बिजनेस अपने आप करूंगा, तेरा इंटरेस्ट तुझे मिल जाएगा। तो डेट के केस में कोई भी आके आपकी कंपनी में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, कंट्रोल डाइल्यूशन नहीं कर सकते। आप सीधा बोलोगे चुप बैठ, मुझे मत सिखा, ठीक है। तो इस केस में आपका कंट्रोल कंपनी का आपके पास रहता है, जो कि सबके लिए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो मोस्टली इन रीजंस की वजह से डेट लिया जाता है, ठीक है। अब यहीं पे एक चीज हमारे पास आती है, एक टर्म मेरे पास आती है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जिसके बारे में हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोल लो, फाइनेंशियल लेवरेज बोल लो, ठीक है, एक ही बात है। या फिर मैं बोलूं जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर अभी तक पढ़ा है, बेसिकली वही चीज है, कुछ नया अलग नहीं है। इट रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डेट बाय मेकिंग इक्विटी एज अ बेस। कहते हैं कि अगर डेट ज्यादा होगा तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, उनका फायदा ज्यादा होगा, उनको ज्यादा फायदा होगा। हमने शुरू में एक चीज बोली थी कि एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। शुरू में आई थिंक पहले ही लेक्चर में ये चीज बोली थी, पूरे चैप्टर की स्टार्टिंग में बोली थी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था कि जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं उनको खुश करना, उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज करना। सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वो ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर को खुश करना, शेयर होल्डर को उसके पैसे पे ज्यादा से ज्यादा रिटर्न बना के देना, उनके पैसे से ज्यादा पैसा बना के उनकी झोली में डालना। यही एक ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका क्या है कि तुम डेट ले लो। ये कैसी बात हुई भाई? उधार लोगे फिर तो भाई रिस्क है, बर्डन है, तो शेयर होल्डर कैसे खुश हो जाएंगे? अगर डेट लिया तो हो जाएंगे। वही चीज न्यूमेरिकल से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे शेयर होल्डर खुश हो जाएगा डेट के होने से। तो अभी तक पूरी कहानी का क्रक्स हमें क्या समझ आया कि एक कंपनी कहती है कि मुझे डेट नहीं लेना क्योंकि डेट पे तो रिस्क है, डेट तो एक बर्डन है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक कंपनी के लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल यही होता है कि वो कंपनी उधार पे पैसा ले।
डेट ले, लोन ले। क्यों? क्योंकि उससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैक्सिमाइज होता है, शेयर होल्डर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। और यही तो ऑब्जेक्टिव था, यही तो हमें करना था। तो ये सब कैसे होता है, यही चीज न्यूमेरिकली हम समझेंगे। इसी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इसी पूरे प्रोसेस को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलते हैं। डेट और इक्विटी के बीच में कितना रेशो है उसको मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बोल रही हूं। और डेट के ज्यादा होने से इक्विटी शेयर होल्डर का फायदा होना, इसी को मैं फाइनेंशियल लेवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बोलती हूं। प्रेजेंस ऑफ डेट टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स, इसी को मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज बोलती हूं। टू अ लार्ज एक्सटेंट तुम बोल सकते हो कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर के जैसा सेम टू सिमिलर ही है, सिमिलर टू सिमिलर ही है। ठीक है, बस एक दो डेफिनेशंस है जो बेटा बिजनेस स्टडीज है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें ना चाहते हुए भी डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगे, क्योंकि किसी ना किसी चीज की डेफिनेशन उठ के आ जाएगी। सो खुशी से करो दुखी से करो, डेफिनेशन रट्टा मारनी पड़ेगी, सो प्लीज रट्टा मार लेना। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं, पर रट्टा तो एट द एंड मारना पड़ता है। ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है कि डेट कैसे हमारे लिए फायदेमंद है। इवन दो डेट तो रिस्की है तो कैसे फायदेमंद है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस चीज का हमें सोल्यूशन करना है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस जो होता है वो समझाती हूँ। एनालिसिस का नाम क्या है? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस है। ये आपके न्यूमेरिकल में यूज होता है, ये समझाती हूँ सबसे पहले। अच्छा, डिस्क्लेमर की बात एक ये है, खुशी की बात एक ये है, 99% चांसेस है, 99.5 99.9% इवन चांसेस है कि न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आपके बिजनेस स्टडीज में नहीं पूछा जाता है। पिछले साल आई थिंक 7 सेट आए थे कुछ, 7 में से 6 सेट में न्यूमेरिकल नहीं आया था, सिर्फ एक सेट में आया था। एंड वो सेट आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ बच्चों को वो सेट मिला था। सो वेरी वेरी हाई चांसेस है कि न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रीवियस ईयर्स में न्यूमेरिकल्स नहीं देखे गए। पिछले साल मैंने बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोला था, पेपर से पहले बच्चे बस एक चीज बोल रहे थे, मैम न्यूमेरिकल करवा दो, और मैंने बोला था बेटा न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। एंड मेरे एटलीस्ट किसी भी स्टूडेंट को न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिले थे। सो वेरी हाई चांसेस कि तुम्हें भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे। तो उतना टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। अगर आ भी गया तो कुछ बेसिक तो तुम्हें आता ही होगा। कितना 4 नंबर का आ जाएगा, आएगा तो 2-3 नंबर का तो तुम वैसे ही बेसिक से भी कर दोगे। सो टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है, सबसे पहले चीज। अब आओ समझते हैं ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, अच्छा, ईबीआईटी की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको बोलेंगे अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ये फुल फॉर्म लिख लेना। अब देखो, मैं कहती हूं कि मुझे टोटल अपने बिजनेस में 30 लाख रुपए की कैपिटल की जरूरत है। टोटल फंड्स या मैं बोलूं टोटल कैपिटल जो मुझे अपने बिजनेस में जरूरत है, मुझे अपने बिजनेस में 30 लाख रुपए की जरूरत है। मैं या तो इक्विटी से लूंगी या तो डेट से लूंगी, या तो इक्विटी से लूंगी या तो डेट से लूंगी। ठीक है, अगर मैं डेट से लेती हूं तो डेट के ऊपर मुझे 10% का जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैं डेट लेती हूं तो मुझे डेट के ऊपर 10% सालाना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो मुझे प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा 30%। ठीक है, अगर मुझे जो भी मेरी अर्निंग हुई है, अर्निंग मुझे हो रही है 6 लाख रुपए की 30 लाख रुपए लगाने के बाद, तो हो क्या रहा है? मुझे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से मुझे 6 लाख रुपए की अर्निंग हो जाएगी। 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से मुझे 6 लाख की अर्निंग हो जाएगी। जितना भी मेरा टोटल प्रॉफिट होगा, ये अर्निंग है, प्रॉफिट नहीं है 6 लाख का, 6 लाख की अर्निंग है। इसके बाद तुम खर्चे डालोगे, खर्चे माइनस करने के बाद जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उस पे मुझे 30% टैक्स देना होगा। अगर मैंने उधारी ली है तो उधारी पे मुझे 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि 30 लाख रुपए में से उधारी कितना है। 3 सिचुएशन होगी। पहली सिचुएशन में मैंने उधारी ली ही नहीं, 30 का 30 लाख कहां से आया है? इक्विटी से आया है पहली सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन में मैंने 10 लाख की उधारी ले ली और 20 लाख रुपए का मेरा इक्विटी है और 10 लाख रुपए का उधार है, यानी कि डेट है। तीसरी सिचुएशन में उधार ले लिया 20 लाख रुपए का डेट और 10 लाख रुपए का इक्विटी। तो 3 सिचुएशन में देखेंगे कि इन तीनों सिचुएशन में मेरा
फाइनल प्रॉफिट कितना आता है, टैक्स कितना बनता है, शेयर होल्डर को कितना पैसा बनता है, तीनों सिचुएशन में। एक बार फिर से बोल रही हूँ, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 6 लाख रुपए मैं कमा सकती हूँ, पर 30 लाख रुपए तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो 30 लाख रुपए कहाँ से आएगा? या तो उधार से आएगा या तो इक्विटी से आएगा। उधार पहले केस में नहीं लिया, दूसरे केस में 10 लाख का उधार लिया, तीसरे केस में 20 लाख का उधार लिया। देखते हैं तीनों में से कौन से केस में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा, पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है? पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है? मुझे 6 लाख रुपए का अर्निंग हो रहा है, दूसरे में भी 6 लाख का अर्निंग हो रहा है, तीसरे में भी 6 लाख का अर्निंग हो रहा है। मैंने बोला ना 6 लाख कमा रहे हो, तो 6 लाख तो तीनों ही सिचुएशन में कमा रहे हो। अगर 30 लाख लगा दिया, 6 लाख तो कमाओगे। अब 30 लाख कैसे लगाया वो सवाल है, पर 6 लाख तो तुम कमाओगे, तो 6 लाख रुपए तो तुमने कमा लिया। अब ये तुमने अर्निंग करी है, रेवेन्यू किया है, प्रॉफिट नहीं है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसमें से एक्सपेंस माइनस करके। इसको मैंने बोला अर्निंग बिफोर, प्रॉफिट नहीं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैंने इंटरेस्ट और टैक्स इसमें से माइनस नहीं किया। अब मैं इसमें से इंटरेस्ट माइनस करती हूँ। पहले केस में क्या मैंने उधार लिया था? नहीं लिया था। उधार ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट भी नहीं दूंगी। दूसरे केस में मैंने उधार लिया था 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए पे 10% बनेगा 1 लाख का इंटरेस्ट। तीसरे केस में मैंने उधार लिया था 20 लाख का, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट बनेगा 2 लाख, 2 लाख रुपए। सो पहले केस में मेरा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, यानी कि मैंने अर्निंग EBIT में से इंटरेस्ट माइनस कर दिया, तो कितना अर्निंग बना? पहले में 6 माइनस 0 6, फिर -1 5, -2 4। तो पहले केस में तो इंटरेस्ट था ही नहीं, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट कितना आया? इसको हम बोलते हैं EAT। EAT, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट। EAI, हाँ इसको EAT बोलेंगे, इसको छोड़ दो, इसको EAT बोलेंगे। ठीक है, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट इतनी आ गई। अब जो भी फाइनल प्रॉफिट आया उसमें से टैक्स माइनस करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 30%। 6 लाख का 30%, 1,80,000। 5 का 30%, 4 लाख का 30%। कैन यू सी, पहले केस में उधार नहीं था, उधार नहीं था तो इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, जिस वजह से टैक्स सबसे ज्यादा है, टैक्स सबसे ज्यादा है। दूसरे केस में टैक्स 1.5 लाख है, तीसरे केस में टैक्स 1,20,000 है। अब टैक्स भी माइनस कर देते हैं। अब इसमें से 6 लाख में से ये टैक्सेस माइनस कर दो, इसमें से ये, इसमें से ये, टैक्सेस माइनस कर दिया। टैक्स माइनस करके ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फाइनल वो वाला प्रॉफिट आ गया जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा। अब ये वो वाला प्रॉफिट आ गया जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा जाएगा। इसको हम बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या ईट, अर्निंग आफ्टर टैक्स। दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, पहले केस में उधार कितना लिया था? पहले केस में उधार कितना लिया था? 0। इक्विटी शेयर होल्डर से 30 लाख रुपए हमने लिए थे। अगर 30 लाख रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से लिए थे, हमारा पर शेयर का वैल्यू कितना है? यहां पे मैं लिख देती हूँ, पर शेयर का वैल्यू कितना है? 10 रुपए। ठीक है, पहले केस में 30 लाख रुपए शेयर होल्डर से लिए थे, एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपए। सो टोटल 3 लाख शेयर होल्डर्स हमारे पास हैं, या मैं बोलूं 3 लाख शेयर्स हैं मेरे पास। 10 रुपए एक शेयर का वैल्यू है, शेयर्स से टोटल 30 लाख रुपए लिए हैं, तो एक शेयर से तो टोटल 3 लाख शेयर लिए हैं। 3 लाख इंटू 10, 30 लाख शेयर मेरे पास, 30 लाख की वैल्यू है। 3 लाख शेयर है, पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल 30 लाख रुपए हमने शेयर होल्डर से उठाए हैं। सो पहले केस में 30 का 30 लाख शेयर होल्डर से उठाया है, सो टोटल 3 लाख शेयर्स मेरे पास थे। दूसरे केस में मैंने क्या किया? दूसरे केस में मैंने क्या किया? 10 लाख रुपए उधार से लिया, यानी शेयर से सिर्फ 20 लाख रुपए लिया। 20 लाख अपॉन 10 करे तो 2 लाख शेयर मेरे पास है दूसरे केस में। तीसरे केस में क्या हुआ? 20 लाख का तो डेट ले लिया, 20 लाख का उधार ले लिया, 10 लाख रुपए के शेयर है मतलब मेरे पास, डिवाइड बाय 10 किया तो यानी 1 लाख शेयर है मेरे पास। 1 लाख शेयर का क्या मतलब है? इन 1 लाख शेयर्स को, या 2 लाख या 3 लाख शेयर्स को प्रॉफिट बांटा जाएगा। ठीक हो गई बात? पहले केस में प्रॉफिट कितना है? 4,20,000, उसको बांटा 3 लाख शेयर्स के बीच में, तो मेरा पर शेयर, प्रॉफिट पर शेयर, या मैं बोलूं अर्निंग पर शेयर कितना निकल के आएगा? 4,20,000, 4.2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, जो निकल के आएगा 1.4। दूसरे केस में मेरा प्रॉफिट आया 3.5 लाख, पर मेरे पास शेयर है सिर्फ 2 लाख, तो मैं 3.5 लाख को जब 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा
वैल्यू आएगा 1.75, यानी पर शेयर मेरा अर्निंग कितना हुआ 1.75। लास्ट केस में जिसमें मेरा प्रॉफिट सबसे कम है पर शेयर्स भी तो कम है, उस केस में मेरा 2.8 डिवाइड बाय 1, 2.8 पर शेयर प्रॉफिट निकल के आया। समझ क्या आया? इससे ये समझ आया बेटा कि अगर मैं डेट लेती हूं, अगर मैं उधार लेती हूं, उसकी वजह से दो चीजें होती हैं। अगर मैं उधार लेती हूं उसकी वजह से दो चीजें हो रही हैं। उधार की वजह से मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट मेरा एक खर्चा है, यानी मेरा खर्चा बढ़ेगा, यानी मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मेरा टैक्स कम होगा। तो यानी कि ये खर्चा बढ़ रहा है तो मेरा टैक्स वाला खर्चा कम भी तो हो रहा है। देखो यहाँ पे मेरा टैक्स 180 है, पहले केस में सबसे ज्यादा टैक्स है, और जितना ज्यादा इंटरेस्ट है उतना कम टैक्स है। मतलब यहाँ पे मैंने 60,000 रुपए का टैक्स बचा लिया। समझ रहे हो? 60,000 का मैंने टैक्स बचा लिया इंटरेस्ट की वजह से। और दूसरी चीज, अगर मैं डेट लेती हूं, अगर मैं डेट लेती हूं तो इसका मतलब है मैं इक्विटी में कम पैसा ले रही हूं, तो पर पर्सन इक्विटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अकेली हूं अपने बिजनेस में और आज मेरा बिजनेस 10 लाख रुपए का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, वो 10 लाख का प्रॉफिट किसका है? सारे का सारा मेरा है, क्योंकि मैं बिजनेस में अकेली हूं। कल को मैंने अपने दोस्त को बुलाया कि थोड़ा पैसा तू भी इन्वेस्ट कर और मैं तुझे बिजनेस में 50% का प्रॉफिट का हिस्सेदार बना लेती हूँ। उसने पैसा इन्वेस्ट किया, मेरा बिजनेस ग्रो होने लगा और अगले साल मेरे बिजनेस में हुआ 15 लाख रुपए का प्रॉफिट। पर ये 15 लाख किसका है? ये मेरा भी है और मेरे दोस्त का भी है, तो अब ये 50-50 है। तो इवन दो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, पिछले साल 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, पर पिछले साल सारे का सारा 10 लाख मेरा अकेली का था। इस साल ऑल्दो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, पर मेरा तो उसमें से सिर्फ 50% है ना, तो इस साल मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 7.5 लाख रुपए। सो टेक्निकली मुझे पर्सनली पिछले साल से कम प्रॉफिट मिला है, मेरा तो पर्सनली लॉस हुआ है। समझ रहे हो तुम बात? मेरा तो पर्सनली लॉस हुआ है। अच्छा तुम मान लो अगर मैंने अपने दोस्त से पैसा नहीं लिया होता, मैंने उधार पे पैसा लिया होता, तो मेरा 15 लाख का प्रॉफिट होता। उसमें से कितना? 2 लाख का इंटरेस्ट दे देती, और कितना इंटरेस्ट दे देती? इन एनी केस मुझे अकेली को ज्यादा प्रॉफिट मिलता। मान लो 15 में से 2 लाख का इंटरेस्ट दे देती तो भी मुझे 13 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता। सो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर आप उधार ज्यादा ले रहे हो, इसका मतलब आप शेयर होल्डर कम लेके आ रहे हो। इसका मतलब जितना भी प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट चाहे कम हुआ या ज्यादा हुआ, ऑब्वियसली अगर उधार ले रहे हो तो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना है। पर प्रॉफिट जितना भी कम होगा वो बटेगा भी तो कम लोगों के बीच में। कहते हैं ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो भैया जी अगर कद्दू कटा है, अगर प्रॉफिट आया है तो वो सब में बंटेगा। अब अगर बाण जिन लोगों में बटेगा, अगर वो लोग ज्यादा हैं तो पर पर्सन कम मिलेगा। जैसे कि इस केस में मेरा दोस्त था तो ओवरऑल प्रॉफिट तो बिजनेस का ज्यादा हुआ, पर मेरा पर पर्सन प्रॉफिट तो कम हो गया। सो कहते हैं कि अगर तुम इक्विटी से पैसा उठाते हो तो इतने सारे शेयर होल्डर हो जाएंगे कि पर शेयर होल्डर कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर तुम उधार में पैसा उठाओ तो चाहे तुम्हारा प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, पर जितना भी कम होगा वो बटेगा तो कम लोगों के बीच में, वो बटेगा तो कम लोगों के बीच में। तो इस वजह से जो 2-4 लोग हैं उनको पर पर्सन ज्यादा फायदा होगा। इसीलिए जो हमारा डेट वाला चीज है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। एज यू कैन सी ओवर हेयर कि अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा कब है? अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा तब है जब हम लोन ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स इस केस में कम हो रहे हैं, क्योंकि लोन ज्यादा है, शेयर्स कम है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। इसी की आई थिंक एक और एग्जाम्पल हमने, हाँ मतलब इसी को हमने एक्सप्लेन किया होगा कि जो थर्ड केस है इसमें जो ईपीएस है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। ठीक है, तो अब फिर तो हम बोलेंगे कि मैम फिर तो बढ़िया है ना, सिर्फ उधार ही लो, फिर तो इक्विटी में पैसा मत लो। ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। ये बात क्यों गलत है? ये देखो ये बात क्यों गलत है। देखो मैं 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मेरा रिटर्न कितना आ रहा है? 6 लाख रुपए। 30 लाख का 10% कितना होता? 30 लाख का 10% कितना होता? 3 लाख रुपए होता। तो 6 लाख रुपए कितना है? मुझे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 20% का रिटर्न मिल रहा है। मुझे 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पे 20% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर मैं उधार लेती हूं तो उधार पे मुझे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ 10% पे करना है।
सो कहा जाता है बेटा, उधार पे पैसा लेना भी तभी बेनिफिशियल होता है जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। तो मैं खत्म कर रही हूं अपने केस को यहां पर, बस इतना सा तुम्हें समझा के कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जैसे कि अपने केस में 20% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, 30 लाख पे 6 लाख यानी कि 20% का रिटर्न आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ 10%। तो ऐसे केस में ये 10% है, ये 20% है। ऐसे केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें डेट से ज्यादा पैसा लेना चाहिए। ऐसे केस में जितना ज्यादा डेट होगा उतना ज्यादा ईपीएस होगा, यानी उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर होगा, क्योंकि रिटर्न ज्यादा है, इंटरेस्ट कम है। दूसरा केस हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। मान लो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता सिर्फ और सिर्फ 5%। मान लो 30 लाख रुपए लगा के आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए का अर्निंग हो रहा होता और इधर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन का कितना होता, 10%। तो अगर ऐसा केस है, ऐसे केस में आपको बिल्कुल भी उधार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उधार महंगा मिल रहा है, इतना तो आपको कमा भी नहीं रहे हो जितने का आपको उधार मिल रहा है। तो ऐसे केस में आप जितना कम से कम डेट रखोगे उतना ज्यादा अर्निंग पर शेयर ऐसे केस में देखने को मिलेगा। ये दो केसेस हैं, इन दोनों केसेस में आपको क्या समझ आया कि अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज कैसे करनी है। देखो शुरू में मैंने बोला क्या था, हम क्यों कर रहे हैं सब, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर को खुश करना। शेयर होल्डर कब खुश होगा, जब अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगी। तो अर्निंग पर शेयर कैसे मैक्सिमाइज होगी, इस केस में ज्यादा डेट लेके और इस केस में कम से कम डेट लेके अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होगी। सो तुम्हें पेपर में अगर सवाल आता है तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें ये बताना है कि अर्निंग पर शेयर कैसे मैक्सिमाइज होगी, इस केस में कम डेट लेके, इस केस में ज्यादा डेट लेके। अगर कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो न्यूमेरिकल में तुम्हें पूरी की पूरी कैलकुलेशन करके आनी है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, फिर अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट, फिर माइनस टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और फिर उसको डिवाइड करो नंबर ऑफ शेयर से, आपका निकलेगा अर्निंग पर शेयर। ठीक है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो उसमें से माइनस इंटरेस्ट करना है, माइनस टैक्स करना है, आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से तुम्हें क्या करना है, डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ठीक है, और ये आपको फाइनली बता के आना है कि अगर ऐसा है तो ऐसा ईपीएस बढ़ेगा, ऐसा है तो डेट ज्यादा लेने से आपका ईपीएस बढ़ेगा। यहाँ पर मेरा काम ये होता है समाप्त न्यूमेरिकल वाला। अब एक छोटा सा टॉपिक है, ये देख लो। वैसे आई थिंक ये सब कुछ हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि आपको डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए। ठीक है, क्या फैक्टर्स है जो इस चीज को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सेम वही फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन वाले सेम ही फैक्टर आप यहाँ पे लिख के आ सकते हो, फिर भी मैं आपको एक बार करवा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा एक्रोनियम है वो क्या है, फर्स्ट स्कोर। फर्स्ट स्कोर ये मेरा एक्रोनियम है। सबसे पहला आता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब होता है इक्विटी से पैसा उठाने या डेट से पैसा उठाने में कितना खर्चा होगा। जैसे अगर लोन ले रहे हो तो लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है वो फ्लोटेशन कॉस्ट में आ जाएगी। अगर आईपीओ से पैसा रेज कर रहे हो शेयर मार्केट से, तो आईपीओ निकालने का जो खर्चा है वो फ्लोटेशन कॉस्ट में आएगा। फ्लोटेशन कॉस्ट हमेशा डेट की कम होती है, इक्विटी की ज्यादा होती है। आईपीओ निकालने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, लोन की तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस होती है, कुछ खास नहीं होती है। ठीक है, सो इक्विटी की जो है ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, डेट की जो फ्लोटेशन कॉस्ट है कम होती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, नंबर ऑफ टाइम्स द अर्निंग ऑफ कंपनी कवर्स द इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबली। सिंपल भाषा में बोला जाए तो आपकी जो अर्निंग है, क्या आप उस अर्निंग से इंटरेस्ट इजीली पे कर सकते हो या नहीं। अगर आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरेस्ट, तो आपको डेट लेना चाहिए। अगर आपकी अर्निंग कम है व्हेन यू कंपेयर इट विद इंटरेस्ट, सो आपको डेट नहीं लेना चाहिए। सो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना आया, उसको डिवाइड करोगे इंटरेस्ट से। अगर ये रेशो बहुत ज्यादा होगी तो इंटरेस्ट लेना चाहिए, अगर ये रेशो बहुत कम होगी तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हायर द रेशो हायर द डेट, लोअर द रेशो लोअर द डेट। ठीक है, रिस्क कंसिडरेशन, अगर आपका जो भी जहां भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वो बहुत ज्यादा रिस्की है,
अगर आपको नहीं पता भाई लॉस का भी बहुत ज्यादा चांस है, तो ऐसे केस में डेट मत लो। जितना कम रिस्क है आपके प्रोजेक्ट में उतना ज्यादा डेट लो, जितना ज्यादा रिस्क है उतना कम डेट लो, ठीक है। तो रिस्क से उल्टा चलेगा डेट। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अगर आज के डेट में स्टॉक मार्केट बूम पे है तो शेयर ले, इक्विटी से पैसा ले लो। अगर आज के डेट में स्टॉक मार्केट डिप्रेशन में है तो स्टॉक मार्केट से पैसा मत उठाओ। ये पॉइंट हमने पहले भी कवर किया है, ठीक है। टैक्स रेट, अगर टैक्स बहुत ज्यादा है तो टैक्स बचाने के लिए डेट ले लो, क्योंकि इंटरेस्ट पे टैक्स बचेगा। अगर टैक्स थोड़ा सा ही है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा टैक्स से, तो इक्विटी से पैसा ले लो, फिर क्या फायदा इंटरेस्ट पे करके, ठीक है। सिचुएशन ऑफ कैश फ्लो एंड सेल, अगर तुम्हें पता है कि अच्छी खासी सेल हो रही है तो मतलब तुम इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो तुम डेट ले लो। अगर तुम्हें पता है कि रेगुलर कैश फ्लो है, रेगुलर पैसा आ रहा है, तो तुम इंटरेस्ट पे कर सकते हो, तो तुम डेट ले लो। अगर रेगुलर कैश फ्लो नहीं आ रहा या सेल रेगुलर नहीं हो रही तो इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते, तो डेट मत लो, इक्विटी ले लो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट माने कि फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अगर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है तो डेट मत लो, अगर इंटरेस्ट बहुत कम है तो डेट ले सकते हो, सिंपल बात है। दूसरी कंपनीज क्या कर रही हैं, आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटिटर्स को भी उतना ही एक्सपीरियंस होता है और उनसे सीख के आप उनसे एक कदम आगे निकल सकते हो। सो अगर दूसरों ने डेट ले रखा है तुम डेट ले लो, दूसरों ने इक्विटी ले रखी है तुम इक्विटी ले लो, तो कॉम्पिटिटर से सीखना चाहिए, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज्यादा है इंटरेस्ट से, जो मैंने अभी बताया है ना ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में, अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेट मत लो, अगर इंटरेस्ट कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो डेट ले सकते हो, ठीक है। ये वाली बात तो मैंने अभी समझाई है आपको। एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल, अगर आप चाहते हो कि कंपनी में सिर्फ आपका ही कंट्रोल रहे तो आप उधार ले लो, तो इक्विटी शेयर होल्डर को मत लेके आओ। अगर आप कहते हो कोई नहीं कंट्रोल डाइल्यूट होने दो, कोई दूसरा आके मैनेज कर रहा है तो करने दो, तो तुम इक्विटी में जा सकते हो, फिर तुम्हें उधार की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम चाहते हो सारा कंट्रोल मेरे ही हाथ में रहे, कोई मुझे आके कुछ सिखाए नहीं, तो उस केस में तुम डेट की तरफ जाओ, इक्विटी की तरफ मत जाओ, ठीक है। बस यहाँ पर ये होता है अपना टॉपिक पूरे का पूरा खत्म। अगर कोई भी डाउट है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ डाउट पूछ सकते हो। आई विल आंसर द डाउट्स। अगर मतलब टाइप करके समझाने वाला डाउट हुआ तो आई डेफिनेटली आंसर योर डाउट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। हम मिलने वाले अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो। थैंक यू एंड बाय बाय।